make them understand okay, what are the skills and what are skills for different portfolios which they will be trying to take as a career. So a warm welcome, sir. Now please continue, sir. थैंक यू निवेदिता मैम। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैं करीब 12 साल से मीडिया इंडस्ट्री में हूँ और बहुत सारे इलेक्शन, बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स मैं कवर कर चुका हूँ। डेस्क पर रहते हुए ही मेरा कोई भी प्रोफाइल जो है वो रिपोर्टिंग जैसा नहीं है। मैं जो हूँ वो डेस्क पर ही काम करता था और डेस्क से ही चीजों को डिलीवर करने का काम मेरे हाथ में रहता था। तो हम लोग आज कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन स्किल्स पर बात करने वाले हैं। तो आप में से मैं आपको पहले ये बता दूं कि मैं आज आप लोगों को कुछ भी वैसा नहीं बताने वाला हूँ जो कि थ्योरेटिकल होता है, जो कि बुक में होता है। कि मैं आपको कोई कम्युनिकेशन की डेफिनेशन नहीं बताऊंगा और ना ही ये बताऊंगा कि कम्युनिकेशन स्किल बुक की लैंग्वेज में कैसा लिखा जाता है। आपको बताया जाएगा, तो उसके लिए आपके पास आपकी बहुत अच्छी फैकल्टी है। और एक मेरा ये अपना पर्सनल मानना है कि वो जो बुकिश नॉलेज है उससे आप अच्छा एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं। इंडस्ट्री में उसको बहुत ज्यादा उसको काम में नहीं लाया जाता, वो या उस तरीके से नहीं होती चीजें जिस तरीके से किताबों में लिखी गई है। तो मैं आप लोगों से जो शुरुआत करना चाह रहा हूँ वो इसी से करना चाह रहा हूँ कि आप ये मुझे बता सकते हैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेट करना क्या होता है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, अपना मैसेज किसी को कम्युनिकेट करना। हाँ, उसमें हम क्या मतलब मैसेज कम्युनिकेट करना ये हो गया पार्ट। इसके अलावा कुछ सर एक्सचेंज ऑफ मैसेज। एक्सचेंज ऑफ मैसेज, ठीक है। कोई और? Sir, sharing of facts, information, knowledge, feelings, emotions, and many more. बिल्कुल। एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस होने चाहिए और फीडबैक जरूरी होता है सर कम्युनिकेशन में। फीडबैक जरूरी होता है, बिल्कुल। ये बिल्कुल आप चारों लोगों ने एकदम सही बताया कि हम जब अपना कोई इमोशन, अपना कोई फीलिंग, अपना कोई हमें जो जानकारी मिली है उसको जब हम दूसरे को बताना चाहते हैं तो इसका मतलब होता है कम्युनिकेट करना, कि हम कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। और कम्युनिकेशन, ये बिल्कुल एकदम सही बात है कि कम्युनिकेशन उसको सही तभी माना जाएगा जब वो सामने वाले को समझ भी आ जाए, ठीक है ना। मान लीजिए कि यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर निवेदिता मैम ने या मैम सर ने कोई बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई, आप लोगों को समझाने के लिए बहुत अच्छा एक टॉपिक किया, उन पर रिसर्च किया, उस पर बहुत सारा अच्छा डेटा निकाला, एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन बनाई और आप लोगों को क्लास में दिखाई। तो उनका ये जो प्रोसेस है, इतना जो काम करना है, ये है कम्युनिकेशन। लेकिन आप लोगों को समझ भी आई और आप लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया और आप लोगों ने कहा कि मैम ये बहुत शानदार है, आगे आप फिर से किसी अगर टॉपिक पे करें तो इसी तरीके का हमें कुछ दीजिएगा। ये इस चीज को स्थापित करता है कि कम्युनिकेशन आपका सक्सेसफुल रहा। आप जो बात जो कहना चाहते थे, जो आप बात कन्वे करना चाहते थे, वो हो गई। वो जिनको आप ले जाना चाहते थे वो आप समझ गए, उनको आपने बता दिया। कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती हैं, वो कम्युनिकेशन स्किल यही है कि आपकी कौन से ऐसे तरीके या कौन सा ऐसा मॉड्यूल आप सेलेक्ट करेंगे जिसके जरिए आप जो कहना चाहते हैं वो उस आदमी तक या वो आपके उस टारगेट ऑडियंस तक समझ आ जाए, उसको पता चल जाए कि ये हम कहना चाहते हैं। तो ये एक आर्ट है, इसको समझना कि आपको कैसे समझाना है, ये समझना अपने आप में एक बहुत ही चैलेंजिंग काम है। आप ये जुटा सकते हैं कि मुझे क्या समझाना है, क्या जानकारी देनी है, ये आप इकट्ठा कर सकते हैं। कैसे समझाना है और कैसे उसको एकदम सफल तरीके से बताना है, ये एक आर्ट है। इसको आपको डेली या आपके अपने जो टारगेट ऑडियंस है उनके अकॉर्डिंग आपको चेंज करते रहना पड़ेगा। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं कुछ हिंदी इंग्लिश मिले जुले शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आपके साथ एक व्यवहार बन सके, आप लोग उसको समझ सके। और शुरुआत ही मैंने इस तरीके से की कि भैया मैं किताबी कोई बात नहीं करूंगा,
तो उससे भी आपको एक लगा कि नहीं ठीक है भाई कि बोरिंग सा लेक्चर नहीं होने वाला है कि कोई खड़ूस आदमी आएगा हमें पढ़ाएगा वह कुछ का कुछ बताएगा और फिर बोलेगा कि जाओ अपने घर जाओ। तो आपको हर जगह आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन है और उसके अकॉर्डिंगली आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। मीडिया में आप तय कर सकते हैं क्या कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन है? आप मतलब आपको कभी ऐसा लगा कि मान लीजिए आप किसी न्यूज चैनल में काम करते हैं और आपके हाथ Yes, में sir. कोई स्टोरी है, कोई है ना, मान लीजिए कोई जानकारी है, तो आपको लगता है कि ये जो मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है ये बस इतने ही लोगों तक जाएगी, उसके बाद नहीं जाएगी। सर हाँ, ऐसा होता है जैसे कोई भी स्पेसिफिक न्यूज़ हो गया, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, कोई ट्रैवल रिलेटेड न्यूज़ हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, तो सब सर सब अलग अलग रीडर होते हैं, उनका अलग अलग इंटरेस्ट होता है। सर ऐसा भी होता है, कुछ न्यूज़ ऐसा भी होता है जो इंटरेस्ट के बियॉन्ड होता है, बट लोगों को अच्छा लगने लगता है उसका हेडलाइन और वो पढ़ते हैं। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि यही ऑडियंस पढ़ेगा। अगर आपने बहुत अच्छे से लिखा है, बहुत उसको क्रिएटिव बनाया है, तो और भी कस्टमर और भी रीडर आ सकते हैं इधर उधर। बिल्कुल सही। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में ये अनाउंस हो गया कि भैया अगले 2 दिन वहां पर हड़ताल रहेगी, या ये अनाउंस हो गया कि भैया इस साल जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में एग्जाम नहीं होगा, उसको आपको उसको रद्द कर दिया, एग्जाम को सस्पेंड कर दिया एग्जाम को। तो ये एक न्यूज है। आपका आपके मन में एक ये होगा कि ये न्यूज मैक्सिमम से मैक्सिमम जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़े स्टूडेंट्स हैं, जो वहां पर पढ़ते हैं, जो वहां पर या काम करने वाले जो लोग हैं, ये खाली उस टारगेट ऑडियंस में ज्यादा इफेक्टिव है कि भाई कल अगले 2 दिन कॉलेजेस नहीं खुलेंगे, हड़ताल है। इसकी सबसे ज्यादा जानकारी किसे होनी चाहिए? जो कॉलेज आने वाले लोग हैं उन्हें होनी चाहिए, है ना? या जो कॉलेज में काम करते हैं प्रोफेसर लोग, उनको होनी चाहिए कि भाई अगले 2 दिन जो है वो हड़ताल है, कॉलेज नहीं जाना है। तो यहाँ पर जो है ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉलेजेस में हड़ताल है या एग्जाम कैंसिल हो गए हैं, ये एक आप इसका एक दायरा फिर भी आप खींच सकते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कि इस खबर की जरूरत इतने भर तक के लोगों के साथ है। लेकिन हम फिर से वही है, हम फिर से दिल्ली यूनिवर्सिटी ही लेते हैं और इस बार हम खबर बदल देते हैं। इस बार हम खबर ये बदल देते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के अप्लाई करने की जो लास्ट डेट थी वो कोरोना की वजह से 20 दिन और बढ़ा दी गई है। तो क्या अभी भी ये जो खबर है वही दिल्ली यूनिवर्सिटी है? वही दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई एक न्यूज है। पहले भी दिल्ली यूनिवर्सिटी थी और दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई न्यूज थी। इन दोनों में आप क्या डिफरेंस या क्या एक मेजर एक आप डिफरेंस उसको आप समझ पा रहे हैं, पकड़ पा रहे हैं? सर इसमें ऐसा है कि जैसे अगर एग्जामिनेशन की बात होगी तो जो वहाँ पे एम्प्लॉय हैं या फिर जो वहाँ पे पढ़ रहे हैं उनके लिए वो मतलब जानकारी की खबर है। और अगर एडमिशन की बात कर रहे हैं तो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में इच्छुक हैं वहाँ पे एडमिशन के लिए, भारत या विश्व के किसी भी कोने से, तो उनके लिए जानकारी का खबर। तो यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि आपको फिर ऑडियंस एक बदल ही गई। ऑडियंस आपकी बदल गई एकदम से, है ना? पहले जिस केस में एक ही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है? दिल्ली यूनिवर्सिटी, और उसी से रिलेटेड न्यूज है, लेकिन उसकी ऑडियंस एकदम अलग है। और सेकंड केस में वही सब्जेक्ट है दिल्ली यूनिवर्सिटी और उसी से रिलेटेड न्यूज है, लेकिन उसकी ऑडियंस एकदम से अलग हो गई। तो टीवी में और अखबार में और इवन अब तो वेबसाइट में भी ये तय कर पाना कि आपकी खबर कौन कहाँ पर पढ़ रहा है या देख रहा है, ये आप कतई भी कहीं से कहीं तक भी आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। सोशल मीडिया पर हम थोड़ा बहुत आइडेंटिफाई इसलिए कर सकते हैं कि लाइक से, या जो हमारे पेज पर आया कोई विजिटर, हम उनका एक डेटा एनालिटिक्स निकाल कर कि भैया इस उम्र के लोग या इस एज ग्रुप के या इस रीजन के लोग हमारी वेबसाइट पर ज्यादा आते हैं, तो हम वहां से हम एक चीज पकड़ सकते हैं कि हाँ ठीक है, हमें इस रीजन की खबरें लोग देखना चाहते हैं या इस सेगमेंट की खबरें लोग देखना चाहते हैं, पॉलिटिक्स न्यूज देखना चाहते हैं, स्पोर्ट्स की देखना चाहते हैं।
तो हम उस तरीके का अपना ड्राफ्ट उसकी अपनी वेबसाइट पर या अपने न्यूज ऐप पर हम उस तरीके की प्लेसिंग जो है न्यूज की उस तरीके से हम कर सकते हैं। लेकिन जब टीवी प्राइवेसी पॉलिसी इन्वेड कर सकते हैं लोग। हाँ, वैसा भी होता है कि आप मैं जिस ऐप के लिए काम करता हूँ, हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करते हैं। हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारा ऐप जिसने डाउनलोड किया है वो उसका इंटरेस्ट किस तरफ है, किस तरीके की खबरें वो देखना चाहता है। अगर वो बॉलीवुड पर जैसे ही हमारा ऐप ऑन करता है और वो बॉलीवुड सेक्शन पर हिट करता है और वो ऐसा रूटीन में कर रहे हैं, तो हम उसके लिए हम एक मतलब एक यूजर सेंट्रिक प्लेलिस्ट फिर हम लोग बनाते हैं। और वो जो हमारा बॉलीवुड सेक्शन हिट करने वाला है, एक टाइम पीरियड के बाद जब ये हो जाए कि हाँ उसका इंटरेस्ट, उसका रुझान जो है वो बॉलीवुड की तरफ है, तो उसकी जो एक स्पेसिफिक प्लेलिस्ट बनेगी उसमें बॉलीवुड सबसे ऊपर होगा। मैं खुद अपना ऐप यूज करता हूँ, लेकिन मेरे अपने ऐप में मेरी जो प्लेलिस्ट, मेरे ऐप का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है उसने जो मेरे लिए बनाई है उसमें पॉलिटिक्स है। उसमें पॉलिटिक्स की खबरें आती है, मुझे स्पोर्ट्स की देखनी हो या मुझे बॉलीवुड देखना हो तो मुझे स्क्रॉल करना पड़ेगा। हमारा टारगेट ऑडियंस जो है ना वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है अखबार में और टीवी में। अखबार में जैसे मैं सोशल मीडिया या इंटरनेट, ये जो हमारा वेबसाइट और न्यूज ऐप है इन पर था, उसमें आपके पास दो तीन एक टेक्नोलॉजी बेस्ड टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू आप थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अखबार में आप ये कर सकते हैं कि अखबार में आपको ये पता लग जाता है कि आपका सर्कुलेशन किस रीजन में कैसा है। मान लीजिए कि एक अखबार है दैनिक ट्रिब्यून। दैनिक ट्रिब्यून जो है वो पंजाब में ज्यादा चलता है, वहां पर ज्यादा पढ़ा जाता है, दिल्ली में उतना नहीं पढ़ा जाता। तो दैनिक ट्रिब्यून को चलाने वाले लोग जो हैं वो ये देख सकते हैं कि कहाँ पर उनके अखबार की डिमांड है, वहां पर वो उस हिसाब से अपनी स्टोरीज को, अपनी जो न्यूज उनकी न्यूज सेगमेंट्स है उनको उनको वो अपना उस तरीके की प्लेसिंग दे सकते हैं कि अगर आपके पंजाब में ज्यादा पढ़ा जा रहा है तो वहां पर लोग फिर आपसे उम्मीद भी करते हैं कि आप पंजाब की सभी खबरें दें, कोई भी बड़ी खबर कोई छूटे ना। तो पंजाब की ज्यादा से ज्यादा खबरें होंगी वहां पर। और क्योंकि दिल्ली में नहीं पढ़ा जाता है तो दिल्ली में उसकी गिनी चुनी, या मान लीजिए कोई दिल्ली सरकार का कोई बड़ा फैसला है या कुछ इस तरीके का, उसमें ये नहीं होगा कि टेक्निया इंस्टीट्यूट में एक इस तरीके का कोई कार्यक्रम रखा गया है, इसको जगह पंजाब के अखबार में शायद ना मिल पाए। तो ये यहाँ से अखबार भी अपना एक क्लासिफिकेशन वो कर सकता है कि वो कहाँ पर कैसे किस तरीके की खबरें उसको देनी है। आखिर में बचता है टीवी। टीवी के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये मैंने खुद भी महसूस किया 7-8 साल 8 साल करीब टीवी में रहकर। जब आप टीवी के लिए लिखते हैं या टीवी पर जो एंकर जो पढ़ता है, एंकर बेसिकली एंकर वो नहीं पढ़ता है जो कि उसको मन में आता है। पीछे एक पूरी टीम होती है जो कि लिख कर या बताकर चीजों को उन तक पहुंचाती रहती है। और वो अमूमन 90% जो एंकर होते हैं वो वही पढ़ते हैं जो मेरे जैसे लोग पीछे एक पूरी टीम लिखकर उन्हें देती रहती है। तो एंकर जब पढ़ता है या एक न्यूज जो टीवी पर चली जाती है, वो न्यूज टीवी पर चले जाने के बाद उसका आप कतई आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो कहाँ गई। हो सकता है वो हरियाणा के किसी गांव में किसी ने देखी हो सकता है वो अरुणाचल प्रदेश के किसी गांव में किसी ने देखी हो। लोकल जब जब तक केबल नेटवर्क होता था तब तक केबल वालों के पास ये एक पावर रहती थी कि वो फला इलाके में फला चैनल नहीं आने देंगे, फला इलाके में फला चैनल नहीं आने देंगे। लेकिन जब से डीटीएच आया तब से हर चैनल हर जगह देखा जा सकता है। मैं चाहूँ तो मैं अपने यहाँ पर मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ, मैं हरियाणा में बैठ के ओडिया टीवी ओटीवी देख सकता हूँ। अगर मुझे उड़िया समझ में आती है मैं देख सकता हूँ और मैं उसे रूटीन में देख सकता हूँ। अब ये उड़िया वाले को, जो उस टीवी में बेचारा जो आदमी काम कर रहा है उसको कहीं दूर दूर तक शायद इस बात का अंदाजा ना हो उसका चैनल हरियाणा में कोई आदमी है जो कि उड़िया जानता है और वो वहां पर बैठकर देख रहा है। जब आप टीवी के लिए जब आप काम करते हैं तो आपको लिखना, आपका वैसे तो मीडिया के किसी भी फॉर्म में आप काम करें,
अखबार के लिए आप काम करें, आप वेबसाइट के लिए आप काम करें, या आप टीवी के लिए काम करें, आप किसी भी के लिए भी काम करें, आपको लिखना आपके लिए बहुत जरूरी है। लिखना इन द सेंस कि आप क्या लिख रहे हैं, आपके शब्द जो हैं वो एकदम से सजे हुए होने चाहिए। आपके शब्द में कहीं से कहीं तक भी इस तरीके की कोई बात नहीं होनी चाहिए जिस पर कि सवाल उठाया जा सके। टीवी में फिर भी एक बार रेटिफाई करने का हमारे पास स्कोप रहता है। मान लीजिए कि जैसे ऐसा हुआ था, मेरे मेरे ही साथ हुआ था, हम लोग ही शिफ्ट में थे, और ये बात है मेरे ख्याल से 2009 या 10 की बात है। तो 2010 की शायद बात होगी। उस टाइम पर मायावती मुख्यमंत्री होती थी यूपी में, और बरेली एक जगह है। तो बरेली में एक बाजार में ब्लास्ट हुआ, और हम लोग टीवी में थे, और बरेली से हमें जानकारी आई कि जो वहाँ का एक लोकल जो हमारा रिपोर्टर था उसने हमें जानकारी दी कि भाई बरेली के फला बाजार में ना धमाका हो गया। तो अब टीवी में एक तरीके का वो होड़ रहती है कि आप जल्दी खबर फ्लैश कर दें, ब्रेकिंग चला दें, दूसरे लोगों के पास नहीं है तो उससे पहले चला दें। तो हमारे पास जानकारी आई और हमने उसको चला दिया कि बरेली में धमाका। और हम में से ही किसी से एक इस तरीके से भी हुआ कि उसको उन्होंने उस टाइम पर बरेली में थोड़ा टेंशन का माहौल था कम्युनल एंगल से, और उसने लिखने वाले ने उससे उसको भी जोड़ दिया कि कम्युनल टेंशन की वजह से धमाका हो सकता है ये वो। जब ये चल गया टीवी पर, फ्लैश हो गया एक बार टीवी पर, तो उसके बाद फिर से दोबारा इंफॉर्मेशन आई कि भाई एक तो जहां पर कम्युनल टेंशन है वहां से ये इलाका बहुत दूर है, वहां का मामला नहीं है। दूसरा, ये जो ब्लास्ट है ये एक चाय बनाने की दुकान में सिलेंडर ब्लास्ट है। अब देखिए कि पहले जो स्टोरी जिस तरीके से वो इंफॉर्मेशन चलकर आ रही थी, और उसके बाद जो इंफॉर्मेशन चलकर आनी शुरू हुई, दोनों का मतलब ही अलग हो गया। लेकिन इस बीच में हुआ ये कि टीवी पर उसको चलाया जाने लगा। टीवी पर चलाया जाने लगा तो मुख्यमंत्री कार्यालय तक बात चली गई, और उस टाइम पर मायावती जी के ऑफिस से फोन आया एनडीटीवी में कि आप गलत तरीके से चीजों को ड्राफ्ट कर रहे हैं, आप मिस इन्फॉर्मेशन जो है सोसाइटी में दे रहे हैं। तो इस तरीके का भी होता है कि आपको टीवी में एक ये एक ये एक एक बैलेंस बनाते हुए चलना पड़ता है कि मान लीजिए आपके पास कोई जानकारी आई, अब आपके ऊपर इस चीज का भी दबाव है कि आपको वो जानकारी फ्लैश करनी है या ब्रेकिंग न्यूज में डालनी है, और आपके ऊपर इस चीज का भी दबाव है कि आप पूरे तरीके से उसको श्योर कर लें कि भैया ये ही बात है, इसके अलावा कुछ नहीं है, ये ही हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ है, इस तरीके से हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। वो एक 5W1H का जो प्रिंसिपल जो आप सबके टीचर्स ने आपको बताया भी होगा, उसको एस्टेब्लिश करना, प्लस आपको दूसरे चैनल से लीड लेना, ये दोनों चीजें आपको एक साथ एक ही टाइम पर टीवी में करनी पड़ती है। और ये बहुत ही प्रेशर वाला काम रहता है उस टाइम पर कि अगर आप उस सीट पर बैठे हैं तो आपको डिसीजन भी लेना है, और समय भी एकदम आपको ऑन द टॉप डिसीजन लेना है कि आपको एकदम से आपके पास 2 मिनट का टाइम है, उसी में आपको डिसाइड कर देना है। बाई चांस अगर वो डिसीजन गलत हो गया तो आप हो सकता है कि आप आज कल से दफ्तर ही ना हो। तो बहुत ही संभल कर, बहुत ही संयमित होकर, एकदम शांत होकर चीजों को कई बार देखना पड़ता है। टीवी में फिर भी आप चीजें हो सकती है कि आपने एक आपने माफीनामा चलाया और कि भाई हमसे गलती से ये खबर चल गई थी, ये ऐसा नहीं है, ये मामला है। अखबार में इसकी भी गुंजाइश नहीं है। अखबार में तो वो जो छप गया वो छप गया, और वो अखबार का छपा हुआ आप कोर्ट में भी पेश कर सकते हैं कि देखिए फला अखबार ने इस तरीके की बात छापी थी। मामला जब कोर्ट कचहरी तक जाने का हो, बड़ी मुश्किल हो जाती है। अब ऐसी ही मुश्किल टीवी के साथ होने लगी है कि लोगों के पास कैमरे वाला फोन होता है और वो उसका वीडियो बना लेते हैं कि देखिए फला एंकर क्या बोल रहा है या फला टीवी पर क्या चल रहा है। अब वो एकदम मतलब जो उसको बोलते हैं कि वीडियो एविडेंस की तरह हो गया
भाई देखिए, इस टाइम पर आपके चैनल पर इस तरीके की ये खबर दिखाई गई थी। हमारे पास वीडियो प्रूफ है इसका। आपको जो लिखना है, आपको जो लिखने का जो अपना सुधार करना है, या लिखने के तरीके को जो आपको अपना बनाना है, जिस तरीके से आपको 3 साल जो सिखाया जाएगा अभी, और उसके बाद भी आप लगातार सीखते रहेंगे, तो ऐसा ही हो कि उसमें जीरो एरर वाला प्रिंसिपल आप लेकर चलिए। अभी से ही जीरो एरर, कि भले ही 2 मिनट लेट हो, लेकिन मैं जो बोलूंगा वो चीज जो होगी वो एकदम फैक्चुअली करेक्ट होगी। उसमें कहीं से कहीं तक कोई गुंजाइश नहीं है कि कोई उसमें गलती निकाल सके। जीरो एरर प्रिंसिपल, ये अभी से आप लोग अगर कर लेंगे, अभी से करने का मतलब ये होगा कि 3 साल कॉलेज में रहते हुए, और उसके बाद मान लीजिए 1-2 साल जो आपका इंडस्ट्री में स्ट्रगल है वहां पर भी, तो 5 साल तक अगर आप किसी एक नियम को मानते हुए चल रहे हैं, तो इस बात की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है कि आप 5 साल में फिर दोबारा कोई आपको उस पॉइंट पर या उस वजह से आपको गलत साबित कर सके। आपने 5 साल एक चीज की प्रैक्टिस की, तो आप होता है ना कि मान लीजिए आप एक ही सब्जेक्ट आप 5 साल से लगातार पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपकी एक्सपर्टी हो जाती है। वैसा ही कुछ यहाँ पर है कि आप 5 साल से जीरो एरर प्रिंसिपल पर काम कर रहे हैं, उसमें आपकी एक्सपर्टी है। आप जब इंडस्ट्री में जाएंगे, तो उसके बाद आपको पता होगा कि यार हमें क्या और कैसे करना है। तो ये बुकिश आपकी जो जानकारी है, आपके सिलेबस में नहीं है ये कहीं पर भी। आपके पूरे 3 साल जो आप पढ़ने वाले हैं, उसमें कहीं पर भी कोई एक चैप्टर नहीं है जिसका नाम हो जीरो एरर प्रिंसिपल। लेकिन ये चैप्टर सबसे पहले आपको इंडस्ट्री में यही पढ़ाया जाएगा और यही सिखाया जाएगा। आप सोचिए कि आप इंडस्ट्री के लिए या मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितने वैल्यूबल होंगे जब आप पहले से इसको पढ़कर आएंगे। समझ रहे हैं आप? कि कोई भी चैनल, कोई भी वेबसाइट या कोई भी न्यूज़पेपर, वो ट्रेनिंग स्कूल तो है नहीं। वहां पर जो भी लोग काम कर रहे हैं वो किसी भी तरीके से इसलिए वहां पर नहीं है, या इसलिए उनको पैसा नहीं दिया जा रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कि वो किसी इंटर्न को ट्रेन करें। उनको पैसा दिया जाता है कि वो जो उनको काम असाइन हो वो करें, और उस काम असाइन में कहीं से कहीं तक भी इंटर्न की ट्रेनिंग शामिल नहीं होता है। ये एकदम फैक्चुअल बात है। किसी इंटर्न को ट्रेन करना उनके काम में शामिल नहीं होता। इसीलिए जब आपने कभी अपने दोस्तों से भी सुना होगा या बात की होगी, तो बताते होंगे कि यार इंटर्न को ना ऐसे ही हल्का फुल्का सा कुछ भी काम देते थे, साइड में बिठाए रखते हैं, कुछ ऐसा होता नहीं है, या इतना ज्यादा काम दे देते हैं कि बेचारा इंटर्न परेशान हो जाता है। तो इसीलिए दे देते हैं क्योंकि वहां पर काम करने वाले लोग यदि 4-4 5-5 साल से हैं, तो उनको एक समझ आ जाता है कि फला जो इंटर्न आया है इसकी फ्रीक्वेंसी हमारी फ्रीक्वेंसी से मैच कर रही है या नहीं कर रही है। अगर कर रही है तो उसको उस तरीके का काम देंगे, लेकिन अगर नहीं कर रही है तो या तो उसको कुछ भी अनबल काम दे देंगे, वो करता रहेगा बेचारा दिन भर, या उसको अपना ऐसे ही अपना बैठ के कहीं पर कोने में सिस्टम दे दिया, वो अपना बैठ के कुछ कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, आ रहा है जा रहा है, कोई मतलब नहीं। तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कि आपको जहां पर आप इंटर्नशिप कर रहे हैं वहां पर आपकी नौकरी हो जाए, आपको जॉब मिल जाए। उन लोगों को क्या चाहिए? उन लोगों को चाहिए कि हमें कोई ऐसा आदमी मिले जिसको सिखाना पढ़ाना ना पड़े, वो हमारा जानता हो वर्क कल्चर हमारी तरीके से, पूरा बेशक ना जानता हो, लेकिन हमारे तरीके से काम करना, हमारी फ्रिक्वेंसी से मैच करना जानता हो। तो जब ये दोनों चीजें मैच हो जाती हैं तो आपके लिए रास्ता आसान हो जाता है। वरना फिर आप एक बहुत सारे आपके सीनियर भी बोलते होंगे, या आपके दूसरे जो आपके फ्रेंड सर्कल में लोग होंगे उन्होंने भी बोला होगा, अरे यार मीडिया इंडस्ट्री बेकार है, उसमें कुछ नहीं होता है, ये वो बेकार। आपने ऐसा मान लिया है कि बेकार है। जो वहां पर है, जिसको जरूरत है, और जो आप हैं, जो एक नए आए हैं, आप दोनों जब तक एक दूसरे को, सामने वाले को ये यकीन ना हो कि हाँ ये मेरे लिए है काम करने लायक और मैं इसके लिए हूँ काम करने लायक, तब तक सब चीजें बेकार ही रहने वाली है, ए टू जेड। और इसके लिए जरूरी होता है कि आप एक समझें कि इकोसिस्टम, एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन का इकोसिस्टम कैसे काम करता है, और समझें कि आपकी रिक्वायरमेंट कब और कहाँ पर कैसी होने वाली है।
ये आपके क्लासरूम से अलग की चीजें हैं। इसके लिए आपको जो आपके यहाँ पर फैकल्टी जो है जिनका एक्सपीरियंस रहा है इंडस्ट्री का, उनके साथ आपको अलग से समझना पड़ेगा। एक बार ये चीजें हो जाएंगी, इन इन चीजों को आप करना शुरू करेंगे, तो 3 साल आपका यहाँ कॉलेज का, और मैं बोल रहा हूँ कि 2 साल और मान लीजिए, 5 साल बाद चीजें एकदम से ट्रैक पर होंगी, और आप ही वो लोग होंगे जो बोलेंगे नहीं यार मीडिया बुरा नहीं है, हमें पता है। डिमांड एंड सप्लाई का सीधा सा प्रिंसिपल है। इंडस्ट्री की डिमांड क्या है और क्या सप्लाई हो रहा है, अगर ये दोनों मैच नहीं करेगा जब तक, तब तक हम यही कहते रहेंगे कि मीडिया इंडस्ट्री बेकार है, यहाँ पर किसी का कुछ नहीं होगा। तो हमें ये जो एक हमें हमें एक समस्या दिखाई दे रही है कि ये एक प्रॉब्लम है, हमें उस समस्या का ये प्रॉब्लम क्यों है, किस वजह से है, लोगों के अंदर एक ये नैरेटिव किसने सेट कर दिया कि मीडिया में कुछ नहीं हो पाता, या मीडिया में इंटर्न्स के साथ इस तरीके का होता है, तो ये कहाँ से ऐसा नैरेटिव आया, उस पर भी जाना जरूरी है और उस पर ही हमें जाना चाहिए। तो आप अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करके आगे बढ़िए, एक 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 एक, एक अपना प्रॉपर प्लानिंग करके आगे बढ़िए। ठीक है, पास होने के लिए या यूनिवर्सिटी में एक 60% प्लस मार्क्स लाने के लिए मुझे ये सिलेबस का इतना हिस्सा पढ़ना है, एक पार्ट। इंडस्ट्री में जाने के लिए, वहां परफॉर्म करने के लिए मुझे इस एक इस तरीके से चीजों को, या ये जो चीजें जो स्टेप्स हैं इनको मुझे फॉलो करना पड़ेगा, ये दूसरा पार्ट। तो ये आप दोनों चीजों को जब एक साथ लेके चलेंगे, तभी आप 3 साल बाद जो है वो इस काबिल होंगे कि आप दूसरों से अलग होंगे। ठीक है, आप समझ रहे हैं। अब आप एजुकेशन वाला जो पार्ट है, सिलेबस वाला जो पार्ट है, उसको तो आपके पास फैकल्टी है, सब वो सब बताएंगे। स्टेप 2 जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए आपको क्या करना होगा। आप में से कौन है जो कि हिंदी जर्नलिज्म में इंटरेस्टेड है? दिव्यांशु, यस सर। तो आप हिंदी जर्नलिज्म में इंटरेस्टेड है? हाँ सर। अच्छा, हिंदी आप कितना पढ़ते हैं? सर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं हिंदी में। अच्छा, और और न्यूज़पेपर और पढ़ने आर्ट का पैटर्न? हाँ जी जी जी, बोलिए। और सर आर्टिकल हो गया कोई, फोन पे आ गया तो अच्छा लगा तो पढ़ लिए। न्यूज़पेपर पढ़ने का आपका पैटर्न क्या होता है, मतलब आप किस पेज से शुरुआत करते हैं और किस पेज पर खत्म करते हैं न्यूज़पेपर को पढ़ना? सर फ्रंट पेज से ही पढ़ते हैं सर। सर लेकिन पूरा तो नहीं फ्रंट पढ़ते हैं, हेडलाइन सारे पढ़ते हैं। अगर कोई टॉपिक कोई हेडलाइन ऐसा है जो इंटरेस्टिंग लगता है हमको पर्सनली, तो उसको पूरा डीपली पढ़ते हैं। एडिटोरियल पेज पढ़ने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छी बात है। कोई और दिव्यांशु आपके अलावा कोई और क्लास में? चलिए, खैर कोई बात नहीं। मैं आपको बताता हूँ दिव्यांशु, जब मैंने जब अपना काम करना शुरू किया था, तो मैं एक बहुत ही बहुत ही बड़े एंकर, बहुत ही बड़ी पर्सनैलिटी जो है एनडीटीवी की, उनके साथ मुझे पहले इंटर्नशिप करने को बोला गया था कि आप इनके साथ इंटर्नशिप करेंगे। मेरे लिए तो उनके साथ इंटर्नशिप करना ही है, रवीश कुमार थे वो, रवीश कुमार के साथ इंटर्नशिप करना ही मेरे लिए तो एक बहुत बड़ी बात थी कि यार मतलब ये तो नौकरी से बड़ी चीज हो गई कि मैं इनके साथ इनकी टीम में इंटर्नशिप करूंगा। तो जब मैं उनसे मिला पहली बार, ठीक है दिव्यांशु, सुन रहे हैं आप? जी सर, जी सर, सुन रहे हैं। हाँ, तो जब मैं मिला उनसे पहली बार, तो जिनके थ्रू मैं उनसे मिला, जो मुझे उन तक ले गए थे मिलवाने के लिए, उन्होंने बोला कि ये नीरज है, ये बड़ा अच्छा लड़का है, इसको नॉलेज वॉलेज है, काफी चीजों को समझ लेता है और हिंदी टाइपिंग भी जानता है। उस महाशय ने ये इसलिए बोला कि भाई डेस्क पर जरूरत किस चीज की होती है, आप खबरों की आपको समझ हो, इस चीज की जरूरत होती है, आप हिंदी टाइप कर ले, इस चीज की जरूरत होती है। तो एक इंटर्न के लिए करीब मोटा मोटी यही 2-3 पैरामीटर्स होते हैं, जिन पर वो सेट हो जाए तो भैया वो ये है कि उसकी अच्छे से काम चल जाएगा उसका। तो रवीश कुमार ने मुझसे बोला कि ये हिंदी टाइपिंग तो मैं सिखा लूंगा इसको, नीरज तुम्हें हिंदी आती है? अब जब उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा कि तुम्हें हिंदी आती है,
तो मेरे पास ना तो हाँ था कहने को और ना था। अगर मैं हाँ कहूँ तो मैं मरा, और अगर मैंने ना कहा तो मैं मरा। तो अब बड़ी मुश्किल है कि आप, और ये सही बात है। ये मुझे बाद में जब मैंने वहां पर इंटर्नशिप की और बाद में जब मैंने काम किया, और वहां पर रवीश, एनडीटीवी में रवीश एक चेहरा है बस जो कि दिखाई देते हैं, उनके अलावा भी वहां पर बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं। मैं उनको एम्प्लॉय नहीं कहता एनडीटीवी के, वो स्कूल हैं। आप उनके अंडर में अगर रह गए 2-3 साल तो आप कुछ अलग ही बनकर निकलेंगे फिर वहां से। तो वो वो लोग सब हैं। और ऐसे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनडीटीवी में है, दूसरे चैनल्स में भी ऐसे लोग हैं जो कि जिन्होंने कम से कम 25-30 साल और हर तरीके की चीजें देखी समझी हैं, और उनके पास बड़ा ज्ञान है। आप उनसे समझ सकते हैं कि हिंदी किसे कहते हैं, और हिंदी लिखना और हिंदी बोलना और हिंदी में किसी खबर को या किसी इंफॉर्मेशन को समझाना, ये 3-4 चीजें जो होती हैं उनको आप किस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और कैसे आपको करना चाहिए। कि आप ये जानते समझते हुए कि आप एक, अगर व्हाट्सएप के लिए कोई आप मैसेज ड्राफ्ट कर रहे हैं, अब तो खैर ये नई बहुत ही अलग चीज हो गई, एक व्हाट्सएप के लिए आप मैसेज ड्राफ्ट कर रहे हैं तो आपका कैसा होगा। आप एनडीटीवी के लिए एक न्यूज कॉपी लिख रहे हैं तो कैसा होगा। आप बीजेपी के लिए अगर एक न्यूज आर्टिकल लिख रहे हैं तो वो कैसा होगा। तो ये सब चीजें जो हैं ये आपकी सेकेंडरी हैं। पहली ये है कि आपको आपकी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, आपके पास शब्द होने चाहिए। अगर आपके पास शब्द होंगे तो आप ये जानते होंगे कि इन शब्दों का कहाँ कैसे इस्तेमाल करना है, और ये जानने के लिए कि किन शब्दों का कहाँ किस तरीके से इस्तेमाल करना है, इसके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। तो खाली हेडिंग पढ़ के मत छोड़ दीजिए अखबार को, आप उसको पढ़िए। आप जितना ज्यादा उसको पढ़ेंगे, हो सके तो 2 बार पढ़िए। उतना ज्यादा पढ़ने से आपका, मान लीजिए जानकारी, आपको कोई जानकारी नहीं मिली, और उसमें किसी ने कुछ आर्टिकल लिखा, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपको ना पता हो, लेकिन आप उससे 2 चीजें आप सीख सकते हैं। 2 चीजें, राइटिंग पैटर्न, कि उसने लिखा कैसे, किस तरीके से लिखा, कहाँ से उसने शुरुआत की, उसने उस आर्टिकल के बीच में क्या लिखा, कहाँ पर उसने नंबर्स या ग्राफिक्स, उसने फैक्ट्स डाले, कैसे उसने उसको कंक्लूड किया। तो 2 चीजें आप उससे सीख सकते हैं। एक तो ये कि राइटिंग पैटर्न आपने उसमें, मैं एकदम 100% हूँ, मान लीजिए वो आर्टिकल में कुछ नहीं था ऐसा, कुछ भी नहीं था जो आपको नहीं पता था, सब आपको चीजें पता थी। लेकिन हर किसी का, मैं अपने, आप जैसे जितने भी लोग मुझसे कभी इंटरेक्ट करते हैं तो मैं उनको बोलता हूँ कि आप गाय का प्रस्ताव, हमने सबने बचपन में लिखा है गाय का प्रस्ताव, आप एक गाय का प्रस्ताव लिखिए, और अगले दिन फिर आप एक गाय का प्रस्ताव लिखिए आप ही। आप देखेंगे कि आपके लिखे में ही 3-4 शब्द इधर उधर हो गए होंगे। जो आपने पहली लाइन कल लिखी थी वो आज तीसरी लाइन होगी, या तीसरी लाइन जो थी वो पहली, इस शब्द की जगह नहीं यार ये नहीं, ऐसा लिख देता हूँ। तो जब हमारे अपने लिखने में इतनी वर्सेटैलिटी हो सकती है, किसी दूसरे के लिखने में भी हो सकती है। बस खाली हमें ये देखना है कि यार इसने कैसे लिखा है, हम, हमारा कहाँ से कैसे इससे मैच कर रहा है। तो उसका राइटिंग, जो उसकी स्किल है, उसके लिखने का जो तरीका है, उसको एक हम ऑब्जर्व करना चाहिए हमें। दूसरा हमें ऑब्जर्व करना है उसमें शब्द। आपके पास जितने ज्यादा शब्द होंगे या जितने ज्यादा शब्द आप जानते होंगे, उतना ज्यादा आपका लिखना आसान होगा। अगर आप शब्द जानते हैं 1 लाख, 1,000, 10,000, जितने भी आप शब्द जानते हैं, आप यकीन मानिए आप उतने ज्यादा आसानी से चीजों को लिख सकते हैं। तो शब्दों को जानने का एक यही है कि आपको पढ़ना पड़ेगा ना। तो आपको पढ़ना बड़ा जरूरी है कि उसको आप पूरा आर्टिकल को उसको आप पढ़ें। कई लोग होते हैं कि जो बोल देते हैं अरे सर जर्नलिज्म में इतना पढ़ना होता तो हम लोग आईएएस ना क्यों ना कर लेते, या उस तरफ क्यों ना चले जाते। आप लोगों में से किसी ने कभी स्कूटर मैकेनिक को देखा है, किसी को अपना स्कूटर ठीक करवाया, स्कूटर बाइक कुछ भी, कभी किसी से? तो आपने देखा हाँ होगा मैकेनिक जो होते हैं वो जनरली बहुत ज्यादा होगा भाई 12वीं पास, या उसने आईटीआई की हो, इस तरीके से है, ठीक है। और उसके पास, मैकेनिक के पास हमेशा एक तो छोटू रहते हैं, है?
कम उम्र का बच्चा या एक थोड़ा सा यंग एज का बच्चा। और जैसे स्कूटर आता है, जब बाइक आती है और मैकेनिक उसको देखता है, तो पहली जो आवाज लगाता है, 12 नंबर पकड़ाइयो है, 6 नंबर का पाना लाई। वो 6 नंबर का पाना भी पूरा नहीं बोलता है, वो खाली उसमें बोलता है छोटू 12 और 6 लाइयो। ये क्या है? ये उनके काम के टूल हैं। एक स्कूटर मैकेनिक, एक बाइक मैकेनिक, उसके लिए ये ही उसका रूटीन है। और वहां पर वो जो छोटू है, ठीक है, आप उस स्कूटर मैकेनिक को समझ लीजिए कि वो आपका एडिटर है, और वो छोटू जो है वो आप है। और एडिटर आपको बोल रहा है कि 12 नंबर पकड़ाइयो, तो आप 12 नंबर का जूता अगर उसको पकड़ा देंगे तो वो पहले तो अपने सर पे मारेगा 3-4, और फिर आपको मारेगा, और फिर आपको कहेगा कि भैया तुम जाओ, है ना। और लेकिन अगर आप इंसान हैं और आपने बोला कि 12 नंबर आप आपके एडिटर ने बोला 12 नंबर पकड़ाइयो, और आपने 12 नंबर का पाना पकड़ा दिया, तो आपका बहुत चांस है कि वो आपको दोपहर में चाय और मट्ठी खिलाए। इस चीज के बहुत ही ज्यादा चांस है। और आपने उसको स्कूटर ठीक करने में अगर आपने उसको ये बोल दिया कि उस्ताद यहाँ से ये जो पाइप है ना, यहाँ देखो ये यहाँ पर दबी हुई है, यहाँ पर ये लीक हो रही है उस्ताद, यहाँ पर आप करोगे ना, आपके हाथ लग जाते ही ठीक हो जाएगा उस्ताद। यहाँ पर आपने उसको प्रॉब्लम बता दी, और प्रॉब्लम बताने के साथ आपने ये भी नहीं बताया कि मैं इसको कर सकता हूँ। आपने बोला कि उस्ताद आप करोगे तो ठीक हो जाएगा। ये इंटर्न की क्वालिटी होनी चाहिए कि आप उस न्यूज को, एडिटर अगर बोले कि यार कमलनाथ हॉस्पिटल में एडमिट है, या मुकुल रॉय बीजेपी छोड़कर टीएमसी में जा सकते हैं, तो एडिटर कभी अपने इंटर्न से ये उम्मीद नहीं करता है कि उसे यही ना पता हो कि मुकुल रॉय है कौन, 12 नंबर का पाना कहाँ रखा है उसे यही नहीं पता। तो ऐसा इंटर्न चाहिए ही नहीं उसको। वो चिल्ला के अगर बोल दे कि दिव्यांश मुकुल रॉय जो है वो बीजेपी से टीएमसी में जा रहे हैं, दिव्यांश उनको मुंह देख रहे हैं, यार मुकुल रॉय टिकटॉक पे तो है नहीं, ये कौन आ गया, मैंने तो कभी नहीं देखा टिकटॉक पे इसको। तो फिर वहां से चीजें जो है ना, वो अगली बार से आपको बोलेगा ही नहीं। दिव्यांश को पता होना चाहिए कि मुकुल रॉय कौन है, और दिव्यांश जो है वो तुरंत एकदम से जाके बोलते हैं, अरे सर ये तो पहले भी टीएमसी में ही थे, और ये उस टाइम पर शारदा घोटाला आया था, नारद घोटाला, तो उसमें ये अपना वहां से पार्टी छोड़कर इधर आ गए थे, ये इतने सालों से यहाँ पर थे, और सर अब ये वापिस जा रहे हैं। इनका जो भतीजा है वो पिछले 2-3 दिनों से लगातार जो है वो पोस्ट कर रहा है टीएमसी के फेवर में। सर मुकुल रॉय की वाइफ बीमार थी, तो ममता बनर्जी हॉस्पिटल गई थी उसको देखने के लिए। आप जब इतनी इंफॉर्मेशन उसकी तरफ सरका देंगे एडिटर की तरफ, तो खुद वो रहेगा कि आपने मंगाया तो 12 नंबर का पाना था, ये तो पेचकस प्लास मोबिल ऑयल ये सब लेके आ गया, जिस जिसकी जरूरत है उस इंजन को खोलने के लिए। इंजन मतलब स्टोरी, उसको खोलने के लिए जिस जिस चीज की जरूरत है ये तो सब लेकर आ गया। यार ये तो बड़ा शानदार चीज है, इसको तो रखना चाहिए अपने पास। और मैं आपको बताऊं, मीडिया इंडस्ट्री हमारी चाहे कोई भी है, चाहे अखबार है, चाहे टीवी है, या इंटरनेट है, हमारी मीडिया इंडस्ट्री, उसको कोई भी वर्टिकल आप ले लीजिए, उसमें आप हर घंटे हर घंटे अपने आप को प्रूव कर सकते हैं कि मैं बेस्ट हूँ। आप यहाँ पर कॉलेज में हैं, आपको अपने पीरियोडिकल एग्जाम का, या आपको अपने क्या बोलते हैं इसके हाफ ईयरली एग्जाम का वेट करना पड़ेगा, फिर आप उसमें स्कोर करके 60% लेकर आए, तो आपको पता चले या आप साबित करें कि भैया मैं बेस्ट हूँ। लेकिन मीडिया में आप हर घंटे अपने आप को प्रूव कर सकते हैं कि हाँ मैं बेस्ट हूँ। और जैसे आप ये प्रूव करते चले जाएंगे, वैसे वैसे आप मीडिया में आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो आपको कोई नहीं होगा, क्योंकि वो जगह ऐसी है जहाँ पर जरूरत होती है ऐसे लोगों की जो शार्प है। तो जरूरत ऐसी है जहाँ पर वो जगह ऐसी है जहाँ पर जरूरत होती है लोगों की जो कि जानते हो समझते हैं। तो जानते और समझते कब होंगे, जब आपने चीजों को पढ़ा होगा। आपने एक जो मैं कह रहा था कि आपको अभी 3 साल प्लस 2 साल 5 साल, एक उसको जीरो एरर प्रिंसिपल पर चलने का अगर आप आज से ये करोगे कि हमें उस पर चलना है,
फिर आपके लिए चीजें कम मुश्किल होंगी बाहर दुनिया में जब आप निकलोगे। आप ये मतलब हर घंटे प्रूफ करने का मतलब ये है कि जैसे आप अपनी सीट पर बैठे, कोई खबर अचानक से आई, आपको पता है, आप, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको मास्टरी है, लेकिन अगर आरबीआई अपनी रेपो रेट रिवाइज कर रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि आरबीआई क्या है, रेपो रेट क्या होता है, इसके रिवीजन से किस तरीके के क्या फर्क पड़ते हैं। तो उसको करने से क्या होगा क्या नहीं होगा, अगर रेपो रेट बढ़ा दी तो क्या होगा, अगर घटा दी तो क्या होगा। आपको कोई इकोनॉमिक्स का मास्टर होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जैक ऑफ ऑल ट्रेड होना पड़ेगा। तो यही सब चीजें थी। आप लोगों का कोई सवाल, कोई क्वेश्चन अगर है तो आप पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी डाउट, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, आप कुछ कहना चाहते हो तो। आई थिंक नीरज जी, देयर इज नो डाउट। आई थिंक आपने बहुत ही ज़्यादा क्लियर किया है, बहुत अच्छे से समझाया है। लॉट्स ऑफ थैंक्स सर, आप इसी टाइम पे आए और बहुत ही बच्चों के लैंग्वेज में आपने बात करी और बिल्कुल ग्रास रूट प्रॉब्लम ग्रास रूट तरीके से समझाया सर। थैंक यू सो मच।